तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महिला सशक्तिकरण। साथियों, महिला सशक्तिकरण बोलना तो आसान है, लेकिन महिला सशक्तिकरण पे काम करना और उनको आगे बढ़ाना उतना ही कठिन है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण है क्या। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई आपसे पूछता है कि महिला सशक्तिकरण है क्या, ये मतलब कि फट से हम लोग बोल देते हैं महिला सशक्तिकरण। इस पे आज सरकार भी बहुत तेजी से काम कर रही है। तो उसके लिए हम ये जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को उन सभी अधिकारों, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा आप लोग, महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को उन सभी अधिकारों, अवसरों और संसाधनों से लैस करना जो उन्हें समाज में अपने जीवन के निर्णय लेने, स्वतंत्र रूप से कार्य करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग महिला सशक्तिकरण की जो बातें करते हैं उसका उद्देश्य समझ में आ गया होगा, उसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि महिला सशक्तिकरण का क्या उद्देश्य है या क्या अर्थ है। कि उन्हें सभी अधिकारों, अवसरों और संसाधनों से लैस करना है जो समाज में अपने जीवन को जीने के लिए, उचित निर्णय लेने के लिए और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो अगर हम बात करें, यहाँ से मैं थोड़ा सा शुरुआत करूंगी कि हमें इसको कैसे स्थापित करना है। जैसे ये तो मैंने बता दिया कि क्या क्या महिला सशक्तिकरण है क्या और इसमें क्या क्या करना होता है। अब इसको हमें स्थापित कैसे करना है, इन चीजों को कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्थापित करने के लिए बात आती है कि अगर उनको समान अधिकार देना है, अगर उनको समान अवसर देना है, अगर उनको समान समाज में निर्णय लेने के लिए या फिर उनको हर चीज में समान रूप से अधिकार देने हैं, तो यहाँ पे हमें शिक्षा के महत्व पर बल देना होगा। हमें अपने महिलाओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को या फिर अपनी पत्नी को, जो भी आप रिलेट करते हैं, जो भी आपके रिश्ते में लगती हैं, उन्हें हमें आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले शिक्षित करना है। शिक्षा का महत्व यहाँ पे बहुत बड़ा है साथियों, क्योंकि जब एक महिला शिक्षित होती है ना, जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो साथियों दो परिवार को शिक्षित करती है। वो उसका जो मायका होता है वहां भी शिक्षा होती है, और जब वो अपने ससुराल जाती है तो वहां पे भी शिक्षा से अपने बच्चों को पढ़ा सकती है और अपने परिवार को शिक्षित कर सकती है। तो वहां पे शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। और अगर एक महिला शिक्षित होगी ना तो वो स्वावलंबी भी होगी। अगर शिक्षा आपने ली है तो आप स्वावलंबी, आप खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जैसा कि अगर आप लोग देखते होंगे आज का टाइम क्या है, आज के पहले क्या था, प्राचीन समय में क्या था कि महिलाएं पढ़ी लिखी कम होती थी, क्योंकि उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा सकता था। क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। तो पुरुषों का अधिकार यहाँ पे ज्यादा था और महिलाओं का अधिकार कम था, क्योंकि महिलाओं को घर के बाहर नहीं निकाला जाता था, उनको घर की दहलीज पार करने की इजाजत नहीं थी, उनको घर के अंदर ही रहना पड़ता था, जिसकी वजह से शिक्षित नहीं हो पाती थी। और जो पुरुष भाई थे वो हमारे शिक्षित रहते थे, उनको पढ़ने का अधिकार था, उनको बाहर जाने का अधिकार था, उनको नौकरी करने का अधिकार था, लेकिन महिलाओं को कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। उनका जो अधिकार था उनको सीमित कर दिया गया था एक दहलीज के अंदर कि आपको खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धुलना है, जितने घर के काम होते हैं उन्हीं तक, बच्चे पैदा करना है और उनके साथ साथ बच्चों को जो है जितने काम होते, कुल मिला के घर के ही कामों तक उनको रखा गया था। बाहर की दुनिया उन्होंने ना देखी थी, ना वो जानती थी कैसे और क्या करना है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, आज का जो टाइम बदल रहा है, धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं कि महिलाएं भी डिग्रियां लेके, महिलाएं भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं। और आज का जो टाइम है, महिलाएं पुरुषों से आगे निकल रही। अगर यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जिसका भी रिजल्ट आता है, हाई स्कूल इंटर का, आप देखिए साथियों, उसमें लड़कियां अव्वल ही होती हैं। जो हमारी बेटियां होती है ना, उनके मार्क्स जो है वो 99%, 98% तक भी जाते हैं। बहुत कम जगह पे होता है कि हमारे बेटे आगे हो, बेटियां ही ज्यादा आगे होती हैं। उसका कारण ये है कि ज्यादातर महिलाएं या बेटियां क्या होती, उनके अंदर आगे बढ़ने की जो होता है चैलेंज, या उनको जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि हमें भी आत्मनिर्भर बनना है, हमें भी उस दहलीज से बाहर निकलना है जिसमें हमें जकड़ के रखा गया था। और बहुत से घर तो ऐसे हैं जहाँ पे बेटे और बेटियों में भेदभाव किया जाता है। आज भी हमारे समाज में ऐसी कुरीतियां हैं जहाँ पे बेटे और बेटियों में बहुत भेदभाव किया जाता है। साथियों, आज का वो समय नहीं है कि आप बेटे और बेटियों में भेदभाव करें। आपको महिलाओं को, बेटियों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर वो शिक्षित हो जाएंगी, वो अपने बिजनेस को करेंगी, अपने जॉब को करेंगी, जो भी उन्हें करना है
वो अपने पैर पर जब खड़ी होंगी ना, तो उन्हें आने वाले टाइम में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, किसी के सामने मांगना नहीं पड़ेगा कि हमें 2 पैसे की जरूरत है या मुझे इतना पैसा चाहिए या मेरे ये सपने हैं उनको मैं कैसे पूरा करूं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे मैं क्या करूं। उसके लिए उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अगर वो शिक्षित होंगी तो इसका महत्व बढ़ जाएगा और शिक्षा पाकर वो अपनी पीढ़ियों को भी शिक्षित करेंगी और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां उनको शिक्षित करेंगी और स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगी। और ये भी हो गया है कि आज के टाइम में जब महिलाएं जॉब करने या नौकरी करने के लिए बाहर निकल रही हैं तो उनके ऊपर बर्डन भी बढ़ गया है। साथियों, कहना तो आसान है कि घर का भी काम हम लोग तो मल्टी टैलेंट महिलाओं को माना जाता है, क्योंकि महिलाएं हर चीज कर लेती हैं। आपने देखा होगा, खाना भी बना लेंगी, बर्तन भी धुल लेंगी, बच्चों को भी पढ़ा लेंगी, ट्यूशन भी पढ़ा लेंगी, कपड़े भी धुल लेंगी, सिलाई भी कर लेंगी, पति की भी देखभाल कर लेंगी, अगर सास ससुर की जिम्मेदारियां जो भी जो सब कुछ कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है, सब कुछ करते हुए अपना भी ध्यान रखना उन्हें आवश्यक है। तो महिलाएं इन 2 चीजों में पिसती रहती हैं कि हमें बाहर का भी देखना है और घर का भी देखना है। तो हमारे जितने पुरुष साथी हैं, सभी को चाहिए कि महिलाओं को, जो महिलाएं हमारी वर्किंग वुमेन है, उनका सहयोग अवश्य करें, क्योंकि वो बाहर भी जा रही हैं, घर का भी कर रही हैं। तो उनके साथ आप बैलेंस बना के रखें, उनकी भी आप हेल्प करें, क्योंकि वो आपकी पत्नी हो सकती है, वो आपकी बहन हो सकती है, वो आपकी बेटी हो सकती है, वो आपकी माँ हो सकती है, कोई भी हो, लेकिन आप उसकी हेल्प अवश्य करें, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी से मांगना ना पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और यहाँ अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो हमारा जो आरसीएम सिस्टम है साथियों, यहाँ पे पूर्णता उनको डिपेंड होने के लिए अवसर प्रदान करता है कि आप यहाँ पे डिपेंड हो सकती हैं। आप अपने घर में बैठे बैठे, जैसे आप देख रहे हैं ना, जूम मीटिंग चल रही है, हमारी कई महिला बहनें आज ज्वाइन होंगी और यहाँ से वे सीखेंगी और निर्णय भी लेंगी, क्योंकि इस आरसीएम सिस्टम को हम घर बैठ कर भी जूम के माध्यम से अपने साथियों को, अपने बहनों को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी दिखा दिखा के, समझा समझा के भी अपने बिजनेस को धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं। और जब पुरुष भाई भी सहयोग करेंगे तो और महिलाएं आगे बढ़ के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी और यहाँ पे अपने लिए एक रोजगार भी वो ले पाएंगी और उनका खुद का पैसा आएगा उनके अकाउंट में। जो सामान हम लोग मार्केट से लेते हैं, जो इतने सालों से लेते आ रहे हैं, आज तक हमारे घर में एक भी पैसा नहीं है। आप लोग अगर सोच के देखिए, जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक जो हम मार्केट से यानी परंपरागत बाजार से जो सामान लेते आए हैं, क्या वहां से आपको कोई लाभ मिला है? वहां से आपको क्या एडवांटेज मिला है? आप देख सकते हैं कि क्या वहां से सामान लेने से आपको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं? क्या वहां सामान खरीदने से आपको पक्का बिल मिल रहा है? क्या वहां सामान जब आप लेने जाते हैं तो उसका रेट एक ही है ऑल इंडिया पे? और अगर वहां से सामान लेने से आपको क्या 20 से 25% की छूट मिल रही है साथियों? तो ये सारी चीजें आप देखिए, यहाँ सामान खरीदने से आपको क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर आप आरसीएम बिजनेस में सामान ले रहे हैं, आरसीएम से सामान ले रहे हैं, तो 6 महीने बाद आप जितने पीवी का सामान लेते हो, 6 महीने बाद आप जितने का सामान लेते हैं, मान लीजिए कि आप 1500 पीवी का सामान ले रहे हैं, तो 6 महीने बाद आपको 1500 का सामान फ्री मिलेगा। ये किस मार्केट के सिस्टम में है? कहीं भी नहीं है साथियों। अगर आप 15 सालों से भी किसी के यहाँ सामान ले रहे हैं तो उससे आप कह दीजिए, भैया एक बट्टी साबुन मुझे आप फ्री दे दो, देख लीजिए वो देता है या नहीं देता है। वो नहीं देगा साथियों। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी फैसिलिटी मिली, अगर आप 5000 पीवी का सामान लेते हैं तो 6 महीने बाद आपको 5000 का सामान फ्री आएगा। उसके साथ साथ आपके अकाउंट में भी पैसे आते रहेंगे। और हमारी जो महिला बहनें हैं, मैं तो यहाँ आज मैं महिलाओं के ऊपर ही बात कर रही हूँ, तो हम यहाँ से जुड़ के वहां से सामान लेके जैसे मान लीजिए हमें साड़ी लेना हुआ, हमें लिपस्टिक लेना हुआ, हमें अपने जो पर्सनल केयर के सामान है उन्हीं को लेके अपने किचन से रिलेटेड, क्योंकि किचन की मालकिन महिलाएं ही होती है, उन्हें क्या लेना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे करना है, उसकी मालकिन महिलाएं ही होती हैं। तो हम लोग वही सब सामान खरीद के सिर्फ अपनी दुकान को चेंज करके यहाँ से पैसे कमा सकते हैं, यहाँ से अपने अकाउंट में बैलेंस बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और जिस तरीके से चल रहा है कि आने वाले समय में महिलाएं इस आरसीएम यानी डायरेक्ट सेलिंग में सबसे आगे होंगी, उनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी, तो उसके माध्यम से आप सोच के देखिए साथियों कि जब वो समय आएगा कि महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी, स्टेज पे खड़े होने पे पुरुषों की बजाय पूरे स्टेज पे महिलाएं ही महिलाएं होंगी, वो दिन जल्दी ही आएगा। क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग में जो फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है साथियों, फिक्की और केपीएमजी की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि
डायरेक्ट सेलिंग हमारे वर्ष 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग जो होगा, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस होगा वो हमारे 2025 तक उसका जो कारोबार होगा वो 1.8 करोड़ का। साथियों 1.8 करोड़ का वो भारतीयों को स्वरोजगार मिलेगा उससे, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं ना, आने वाले समय में रोजगार घटते जा रहे हैं, तो सभी लोग आएंगे इसमें, रोजगार इसमें बढ़ेगा और इसमें रोजगार लेना आसान भी है। लेकिन साथियों आज आसान है, आने वाले समय में आसान नहीं होगा, क्योंकि सलोनी यूनिवर्सिटी में इसकी डिग्रियां देना स्टार्ट कर दिया है, जहां से लोग पढ़ाई करके 1,00,000-1,50,000 रुपए खर्च करके इस डिग्री को ले रहे हैं, जो डिग्री आज हमारे गुरुदेव लोग हमें फ्री में बांट रहे हैं और हमें अभी उनकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आने वाले समय में उसकी वैल्यू हमें समझ में अवश्य आएगी, लोग अपने आप आपके पीछे आएंगे। लेकिन आज हमें पहले अपने आप को सशक्त बनाना है, अपने आप को टिकाऊ बनाना है और अपने आप को इस बिजनेस में मजबूत बनाना है। तो साथ ही मैं बात कर रही थी, जब इसका जो कारोबार होगा 1.8 करोड़ का होगा, तो फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट कहती है कि उसमें महिलाओं की संख्या जो होगी ना, वो 63% होगी। अब आप सोच के देखिए कि उसमें महिलाओं की संख्या 63% होगी, और मैं अभी जब से 2-2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ, मैं चेक कर पा रही हूँ कि महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इसमें। पहले महिलाएं कम थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं जागरूक हो रही हैं, और महिलाओं के लिए शिक्षा के साथ साथ अगर हम इसको करते हैं, जो भी महिलाएं हमारी शिक्षित हो रही है, शिक्षा ले रही है, नौकरी कर कुछ भी कर रही है, उसके साथ साथ हम अगर इसको करते हैं तो हमें किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि महिलाओं का क्या है कि मायके में अपने पिता से मांगना होता है, भाई से मांगना होता है, और जब शादी हो जाती है तो हम अपने पति के सामने हाथ फैलाते हैं या फिर अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाते हैं। तो यहाँ से जब हम शिक्षित होते हैं और हम अपने पैर पे खड़े होते हैं, तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि हमारे इस आरसीएफ सिस्टम में हमारी इतनी बड़ी बड़ी नसीबर महिलाएं हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड से सुषमा बिष्ट जी हैं, जो कि एमराल्ड बन चुकी हैं, और पर्ल की तो लाइन लगी हुई है। और हमारी अर्चना मिश्रा मैम भी, जैसा आप सभी को पता है, कि स्टार पर्ल की पिन पे है। तो यहाँ से सोचने वाली बात यह है कि पर्ल पिन तो बहुत सारी महिलाएं हैं, और बहुत सारी महिलाएं आगे अपना उन्होंने टारगेट भी लिया है कि हम एमराल्ड तक जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपना यहाँ पे हम निश्चित करके अपने आप को टारगेट दे के आगे बढ़ सकते हैं। और टारगेट लेके जब हम काम करेंगे, और काम करने के लिए हमें अपने गुरुदेव के सानिध्य में रह के सीखना होगा, इस जूम मीटिंग में आके सीखना होगा, और जो ईएस का चैनल है उस पर जाके सीखना होगा। वहां से सीख के हम आगे बढ़ सकते हैं और किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और घर बैठे और फील्ड में भी जाके, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, घर से भी हम थोड़ी मेहनत करेंगे और फील्ड में भी जाके थोड़ा मेहनत करेंगे, तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और हम बड़ी बड़ी अचीवर बन जाएंगे, और वहां से हमारे अकाउंट में पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे और हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तो साथियों, दूसरा जो उद्देश्य है, जैसा कि अभी शिक्षा के महत्व की मैंने बात की, उसके बाद आता है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता में क्या करना है कि आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यही है कि हमें आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होना है। जैसा मैंने अभी पहले ही बता दिया आप लोगों को कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। अगर हम सब कुछ कर सकते हैं तो हम बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर हम हर काम में निपुण हैं तो हम बिजनेस में भी निपुण होकर दिखाएंगे, और आने वाले टाइम में हमारी महिलाएं सबसे आगे होंगी। और हमारे जैसे सर का उद्देश्य, हमारे अवधेश मिश्रा सर बोलते भी हैं कि मैं 100 महिलाओं को टेक्निकल बनाऊंगा, और वो जल्द ही पूरा होगा। और 100 महिलाएं हमारी टेक्निकल होंगी, क्योंकि महिलाओं की लाइन लगी हुई है आगे बढ़ने के लिए। तो जब महिलाएं टेक्निकल हो जाएंगी साथियों, तो अपनी कार से चलेंगी, अपनी गाड़ी से चलेंगी, और उसके साथ साथ उनके जो अकाउंट में पैसे आएंगे उससे वो अपने घर परिवार का सहयोग भी कर पाएंगी और अपने अच्छा जीवन जी पाएंगी, या जो उनके सपने हैं उस सपने को पूरा कर पाएंगी। क्योंकि सपनों को पूरा करना, जैसे कहते हैं ना कि हम दाल रोटी चलाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं साथियों, लेकिन किसी के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब हम सपने पूरे करने की बात आती है, तो यहाँ पे अगर हम दिल लगा के काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, तो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता भी आएगी, यानी कि हम आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होंगे, और उसके साथ साथ हम आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होंगे, और उसके साथ साथ हम अपने आप को भी यहाँ पे स्थापित कर पाएंगे। हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा और हमारी पहचान भी बढ़ेगी।
और अगर यहाँ पे जो आर्थिक स्वतंत्रता की बात आती है, सबसे बड़ी बात है हमारे आरसीएम सिस्टम में, अगर यहाँ पे जो हमारी महिला बहनें ज्वाइन है, यहाँ से हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती है, क्योंकि जो एक्टिव और पैसिव इनकम की बात यहाँ पे की जाती है, वो सबसे बड़ा यहाँ पे काम करता है। हमारा एक्टिव पैसिव इनकम है कि जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम काम करते हैं, तब तक पैसा आता है। जिस काम को, मान लीजिए कि हमने कोई बिजनेस किया हुआ है या हम नौकरी कर रहे हैं, तो जब तक कर रहे हैं तभी तक हमारे घर में पैसा आ रहा है। जिस दिन हम नहीं रहेंगे, उस दिन वो पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन हमारे आरसीएम में जो सिस्टम है, यहाँ पे पैसिव इनकम कहा जाता है। अगर हम अपने नेटवर्क को बिल्ड कर लेते हैं और एक बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं, तो हमारे ना रहने के बाद भी हमें पैसिव इनकम आती रहेगी, हमारे घर में पैसा आता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहेगा। तो साथियों, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर सुरक्षित भी हो जाते हैं। तो महिलाओं को इस बिजनेस को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस को करने के बहुत सारे फायदे हैं। और जितना हम बिजनेस करेंगे, अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, अपने आप की एक बड़ी पहचान बना पाएंगे। अगर मैं अपनी ही बात करूं साथियों, तो मैं जब इस आरसीएम सिस्टम में नहीं थी तो मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से मैं इसमें जुड़ी हूँ और पहली बार जब मेरी मीटिंग जूम पे लगनी थी ना, तो हमारे आदरणीय अवधेश मिश्रा सर ने कहा था कि आपकी मीटिंग आज लगेगी, आपने तैयारी कर लीजिए। मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊंगी और मैं नहीं करूंगी, मुझे बोलना नहीं आता। सर ने कहा था कि नहीं आप बोल लेंगे। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी इसके पहले बोला नहीं था। शुरुआत मैंने यहीं से की है। मैंने कभी कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं किया है, ना कुछ किया, ना कभी किसी सभा में मैं बोली हूँ। पहली बार मुझे जो जीवन में बोलने का मौका मिला है, इस जूम मीटिंग में ही मिला है, और वो भी आदरणीय अवधेश मिश्रा सर के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पहली बार प्रेरित किया था बोलने के लिए। और जब मैंने कहा मैं नहीं बोल पाऊंगी, सर ने कहा कि आप रिकॉर्ड करके भेजिए। मैंने रिकॉर्डिंग तो भेज दी डरते डरते उनके पास, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि मैंने सही बोला है। लेकिन उन्होंने कहा, चाहे उन्होंने मुझे मोटिवेट करने के लिए कहा हो, चाहे मुझे आगे बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल सही आप बोलिए, कल आप बोलेंगे। और जिस दिन मेरी मीटिंग लगी, मैं बिल्कुल डरी सहमी सी थी, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन जब मेरी मीटिंग खत्म हुई और सबने कहा कि नहीं आपने बोला, अच्छा बोला, तो मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद जब मेरी मीटिंग लगातार लगने लगी, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि नहीं मैं शायद बोल सकती हूँ। अगर इतने लोग कह रहे हैं तो शायद मैं बोल सकती हूँ और मुझे बोलना चाहिए। तब से, जब से मैंने मीटिंग्स वगैरह लेना शुरू किया, तब से मैं इस बिजनेस में एक्टिव हुई। लेकिन ये सच है साथी, अभी मैं फील्ड में कम जाती हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे समझ में आती है। लेकिन मैंने निर्णय लिया है कि मैं धीरे धीरे फील्ड में भी अवश्य जाऊंगी, क्योंकि अभी मैं एक इंटर कॉलेज में गई थी, वहां पे हमने हाइजीन और हेल्थ केयर के बारे में महिलाओं और बेटियों को वहां पे जानकारी दी है। तो वहां पे बहुत अच्छा लगा मुझे भी जाके। और अब ये सोच है कि हमें स्कूल और कॉलेजों में जाके सबकी जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियां जब शिक्षित होंगी और अपने हेल्थ के प्रति सजग होंगी, तो आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्योंकि जो एनीमिया की बीमारी है, जो हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हमारे ज्यादा रक्तस्राव की वजह से, हमारे पीरियड की वजह से, तो उसमें भी उनको बहुत हेल्प मिल रही है। और कई हमारी बेटियां हैं जो इस प्रॉब्लम को हम लोगों से उन्होंने शेयर किया। जब उस क्लास में मैं गई, तो वहां पे सारी बेटियों ने वो प्रॉब्लम शेयर की, और उसके बाद हम लोगों ने वहां पे बातचीत की और अपने नंबर्स भी वहां पे दे के आए कि आप लोग जो है हमसे बात कर सकती हैं। तो मेरे कहने का उद्देश्य बस यही है कि वहां पे हमें सुरक्षा भी मिलती है। सॉरी, आर्थिक स्वतंत्रता की मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पे हम आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो सकते हैं, आर्थिक रूप से भी स्वतंत्रता हमें मिल रही है। उसके बाद बात आती है समान अधिकार और अवसर की। तो हमारा जो ये समाज है ना, यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की बात आती है, लेकिन जब समान अधिकार की बात आती है तो बहुत सारे रोड़े खड़े होने लगते हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब सरकार भी इस पे ध्यान दे रही है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा स्थान दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा सीट महिलाओं की हो। तो इसमें समान अधिकार में, जब उनको समान अधिकार मिलेंगे ना, तो महिलाएं हमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। और जो काम महिलाएं कर लेंगी, वो काम पुरुष भाई हमारे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महिलाओं के अंदर वो शक्ति होती है कि वो सब कुछ कर सकती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी, वो इंदिरा गांधी जी थी। अब आप सोचिए उस टाइम में, उस समय में उन्होंने कैसे इस चीज को किया होगा। आज भी अभी सब जब बात आती है जहाँ पे सारे पुरुष हों और वहां पे केवल एक महिला हो, तो हम लोग जो है
सही नहीं महसूस करते, लगता है कि नहीं कुछ तो अजीब लग रहा है। लेकिन उस समय सोचिए, जब हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनी होंगी तो उस टाइम में क्या स्थिति रही होगी। अगर हम बात करें भारत की, जो हमारी पहली अंतरिक्ष यात्री थी वो भी हमारी कल्पना चावला मैम थी। कल्पना चावला मैम हमारी भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। उस समय सोचिए उन्होंने कैसे किया होगा। अगर इन सब चीजों को हम लोग सोचते हैं तो रोए खड़े हो जाते हैं कि हे भगवान, उस समय कैसे लोगों ने इतनी मेहनत करके, इतनी हिम्मत करके किया होगा। रानी लक्ष्मीबाई जी की बात करें तो उनकी तो कहानी अलग ही है। आप सभी ने देखा है कि उन्होंने फील्ड में भी कितने बड़े बड़े हथियार लेके युद्ध किया है। और उनके लिए तो फेमस था कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आप सभी को याद होगी ये पोयम कि उनके उसमें सम्मान में ये बोली जाती थी। और वाकई रानी लक्ष्मीबाई ने जो किया वो बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। और उन्होंने दिखा दिया इसको करके कि हमारी महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। और महिलाओं अगर चाह लें तो क्या नहीं कर सकती हैं। वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक हमारे पुरुष भाई कर सकते हैं, उनसे भी बढ़ के वो आगे जा सकती हैं। तो ये चीजें हमारे लिए समान रूप से, जब हमें समान अधिकार मिलेंगे और हमें समान अवसर दिए जाएंगे, जैसे हम अगर आरसीएम सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हमें समान अधिकार मिल रहे हैं साथियों। हमारे आरसीएम में कोई भेदभाव नहीं है कि महिला है कि पुरुष है कि किस जात पात का है। जैसे मैंने अभी पहले ही बात की कि वो प्राण गीत सुना के आप लोगों को, तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता हमारे आरसीएम सिस्टम में। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि यहाँ पे साथियों महिलाओं का सम्मान बहुत अधिक है। हमारे जितने गुरुदेव हैं हम लोगों से इतने बड़े बड़े, लेकिन हम लोग को दीदी कह के बुलाते हैं, जबकि हम लोग उससे छोटे हैं। सारे गुरुदेव हम लोग को दीदी कह के बोलते हैं। और इतना सम्मान मिलता है महिलाओं को कि बहुत अच्छा लगता है। शायद आपके घर परिवार में या कहीं भी इतना सम्मान आपको ना मिलता हो जितना हमारे आरसीएम सिस्टम में आके आपको सम्मान मिलता है। तो यहाँ का जो सम्मान है, तो आप लोग यहाँ पे जो सम्मान करते हैं उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सब लोग जब अपने घर में अपने बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, उनको समान अधिकार देंगे और आगे बढ़ने के अवसर देंगे, तो हमारी बेटियों के पंखों में उड़ान है कि वो कितना आगे जा सकती हैं। उनको जितनी उड़ान भरनी है वो भर सकती हैं, लेकिन बस उनके पंखों को दबाया ना जाए, उनके पंखों को कुदेरा ना जाए, तो वाकई वो इतिहास रच सकती है। बस हमें है उनको आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर देके उनको आगे बढ़ाने के लिए। अब बात आती है सुरक्षा की। अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो अगला पॉइंट आता है हमारा सुरक्षा। सुरक्षा पे भी अगर हम बात करते हैं साथियों, तो आज का जो टाइम चल रहा है, सबसे बड़ी बात आती है कि महिलाओं की जो सुरक्षा की बात आती है, तो यहाँ पे हमें अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना, अपनी महिलाओं को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। और सुरक्षा के तौर पे कि हमें भी ये ध्यान रखना है कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने कैरेक्टर का पूरा ध्यान रखना है। साथियों देखिए, आप लोगों ने ये कहावत भी सुनी होगी कि धन अगर चला गया तो धन तो फिर से आ जाएगा, लेकिन अगर चरित्र चला गया ना तो चरित्र कभी वापस लौटकर नहीं आने वाला है। तो हमें खुद सबसे पहले तो सभी महिलाओं और बेटियों की जिम्मेदारी है कि अपने चरित्र की रक्षा आपको खुद करनी है। और उसके लिए आपको सजग रहना है कि आपको खुद इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, किससे कैसी बातें करनी है। तो अपनी बात को किससे हमें लिमिट रखनी है और किससे हम क्या खुल के बात कर सकते हैं, तो एक क्राइटेरिया होता है, हमें उसको नहीं पार करना है। अपने क्राइटेरिया में रह के आप काम करें और काम आप जरूर करिए, लेकिन हर चीज का जो पाबंदी है, हर चीज का जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है उसके अनुसार अगर हम काम करेंगे, उस पर रह के अगर हम करेंगे, तो हमारी सुरक्षा भी गड़बड़ नहीं होगी, हम सुरक्षित भी रहेंगे। और एक सुरक्षा के घेरे में रहते हुए हम बहुत बड़े मुकाम पे जा पाएंगे। और हमारे जितने बेटे हैं आज की डेट में, आज की जो हमारी पीढ़ी है, उनको भी, उनके जो माता पिता हैं, अपने बेटों को भी शिक्षित करें कि जैसे आप अपनी बहन की रक्षा करते हो ना, उसी तरीके से आपको सारी जो हमारे समाज में जो भी बेटियां हैं सभी को उस प्रकार से आपको रक्षा करनी है। सभी को अपनी बहनें मान के उनकी सुरक्षा करनी है, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। और अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तो जाहिर है कि उनके अंदर धीरे धीरे अगर आप उनको शिक्षा देना स्टार्ट करेंगे तो उनके अंदर ये परिवर्तन अवश्य आएगा।
और वो अगर उनकी कुछ गलत आदतें भी होंगी तो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, अगर अभी हमारी बेटियां रात को 10-11 बजे 12 बजे बाहर जाना चाहे, मैं भी उस श्रेणी में आती हूँ। अगर अभी 12 बजे रात को बेटियां कहते कि मुझे यहाँ जाना है, तो हम नहीं जाने देंगे, मैं भी नहीं जाने दूंगी अपनी बेटी को, और शायद आप लोग भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डर लगता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है हमें, कि हमें अपने जो बेटे हैं, वो भी तो आखिर किसी ना किसी के बेटे हैं, किसी ना किसी के भाई हैं, तो उनको हमें शिक्षित करना है। उन्हें हमें सिखाना है कि गलत आचरण हमें नहीं करना है। जिस तरह हम अपनी बेटियों को सिखाएंगे कि हमें किस लहजे में रह के बात करनी है, कैसे हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है, कैसे हमें बात करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, जब इस सारी चीजों को हम करेंगे तो उसी तरीके से हम बेटों को भी समान रूप से समझाएंगे कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कौन हमारी माँ स्वरूप है। अगर आप अपनी माँ की इज्जत करते हो, तो उसी तरह जितनी माँ के रूप में मिलती हैं सबको, आपको वही सम्मान देना है, वही अधिकार देना है। जैसे आप अपनी बहन के साथ व्यवहार करते हो, वही व्यवहार आपको और लोगों की बहनों के साथ करना है। तो जहां तक मेरा मानना है, मेरा विचार है कि अगर इस तरीके से हम उनको समझाते रहेंगे अपने बेटों को भी, तो आने वाले समय में धीरे धीरे सुरक्षा की जो उसमें हम लोग डरते रहते हैं, धीरे धीरे चीजें खत्म हो जाएंगी, और बेटे भी उस तरीके से गलत हरकतें करने से पीछे हो जाएंगे। तो हमें उन्हें समझाना है, बताना है, और हमें उन्हें शिक्षित करके गलत चीजों से उनका ध्यान हटा के उन्हें अच्छी चीजें समझानी और बतानी है, ताकि हमारी बेटियां सुरक्षित रह सके, हमारा समाज सुरक्षित रह सके, हमारी महिलाएं सुरक्षित रह सके। और जिस दिन ऐसा होने लगेगा, आप देखिएगा कि हम लोग को 12 बजे रात में अपनी बेटियों को भेजने में कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि आज भी डरते हैं और हम भी डरते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं डरती हूँ, मैं भी डरती हूँ, मुझे भी डर लगता है। अभी 10-11 बजे रात को, मुझे भी 12 बजे रात को अकेले आना हो तो डर लगता है, नहीं जा सकते। तो इन सब चीजों का जब हम पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे, और इसके लिए सुरक्षा और जो अधिकार बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उनको भी लागू करना, उनको भी जो नंबर दिए गए हैं कि महिलाओं के लिए, उनका भी हमें ध्यान रख के उस नंबर पे भी हमें आवश्यकता पड़ने पे कॉल भी करनी चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए। तो पहले तो हमें खुद से वो रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे नियम में आते हैं सुरक्षा के, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। आगे बात आती है मानसिक और शारीरिक सशक्तिकरण की। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी तक बात की, सारे पॉइंट हो गए कि शिक्षा, हमें शिक्षा के महत्व को बढ़ाना पड़ेगा, हमें उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दिलानी पड़ेगी, हमें समान अधिकार के अवसर उपलब्ध कराने पड़ेंगे, हमें सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। और अब अगला पॉइंट हमारा है कि हमें मानसिक और शारीरिक सशक्तिकरण पर उनके ध्यान देना होगा। किसके? महिलाओं और बेटियों के। तो उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, उनको मेंटली रूप से शुरू से हमें प्रिपेयर करना है कि आपको पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, और उनको हमें भरपूर पढ़ाई के अवसर देना है, ताकि वो मानसिक रूप से स्वतंत्र रहें, और उसी तरीके से पढ़ाई कर सके, उसी तरीके से उड़ान भर सके जिस तरीके से हमारे पुरुष भाई या हमारे बेटे भरते हैं, ताकि कोई भी अंतर उनको ये ना महसूस हो कि हमारे भाई को तो ज्यादा अधिकार मिल रहा है और मुझे कम अधिकार मिल रहा है। तो जहां बारी इस तरीके से आती है, अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल साथियों ऐसा ना करें, बेटी को भी उतना अधिकार दें। जैसे आप बेटे को भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए, वैसे ही आप बेटी को भी भेजें। जैसे ही आप बेटे को सारी सुविधाएं देते हैं, वैसे आप बेटियों को भी दें। तो देखिए, हमारी बेटियां इतिहास रच सकती हैं साथियों। तो इसके साथ साथ उसके बाद हमें क्या ध्यान रखता है, उनके शारीरिक सशक्तिकरण का मतलब है कि जैसे ये तो हो गई मेंटली बात कि उनको मेंटली प्रिपेयर करना है हर चीज के लिए, सारे पॉइंट के लिए जितना मैंने बताया है, आपको उन्हें मेंटली प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमें उन्हें फिजिकली रूप से भी उनका ध्यान रखना है। फिजिकली रूप से ध्यान रखने का मतलब है कि हमारी जो महिलाएं होती हैं, हमारी जो बेटियां होती है ना, वो जैसे मैंने पहले भी बताया कि दो घरों का मतलब कि ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मायके और ससुराल दोनों का। तो मायके से जब वो आती हैं ससुराल में एक नए परिवेश में, क्योंकि उनका वहां का माहौल कुछ और होता है, और जब शादी हो जाती है तो यहाँ का माहौल, दोनों माहौल में जमीन आसमान का अंतर, बहुत अंतर होता है, क्योंकि सब कुछ चेंज हो जाता है। पहले की जो कहानी रहती है, वो ससुराल आने के बाद जिम्मेदारियों जब पड़ती है उनके ऊपर, तो सब कुछ, पूरा माहौल चेंज हो जाता है, और उस चेंज को उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। अपने माँ बाप को छोड़ के आना, अपने घर परिवार को, अपने भाई बहनों को छोड़ के आना कम बड़ी बात नहीं होती है साथियों, ये त्याग भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन क्योंकि ये दस्तूर बनाया गया है, तो महिलाओं को छोड़ के आना ही पड़ता है।
और बहुत कष्ट होता है जब अपने हम परिवार को छोड़ के आते हैं। आप सोच के देखिए, क्या हमारे पुरुष भाई ऐसा कर सकते हैं? अगर उनको कहा जाए कि आप अपने माँ बाप को छोड़ के जाके ससुराल में रहिए, तो क्या वो रहेंगे? अपने घर परिवार को छोड़ के जाके वहां रहिए, तो क्या वो रहेंगे? जो हमारी महिलाएं, जो हमारी बेटियां 20-25 साल की अवस्था वहां पे गुजारे होते मायके में, वो मायका हमारा शादी होने के बाद लगभग छूटने लगता है, क्योंकि जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो हम लोग मायके के उस चीज को भूलने लगते हैं, और ससुराल में आके अपने पति बच्चों, बस उन्हीं के लिए हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, बस उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और मायके आना जाना भी कम हो जाता है। ऐसा सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, इसलिए थोड़ा सा मेरी आंखें आज भर आई हैं, क्योंकि ऐसा होता है। हमें भी लगता है कि हाँ, हमारा मायका अब छूट रहा है, अब हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां आ रही हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आके अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने लगते हैं, अपने पति की तरफ, या जो भी जिम्मेदारियां सास ससुर हमारे हैं उनकी देखभाल करने लगते हैं। तो साथियों, मैं बात करती कि शारीरिक सशक्तिकरण की, तो मेरे कहने का उद्देश्य बस इतना था यहाँ पे कि हमें अपनी बेटियों को शुरू से ही सशक्त बनाना है शारीरिक रूप से। हमें उन्हें प्रोटीन की चीजें, विटामिन, मिनरल्स, जितनी भी चीजें होती हैं, बेटों से ज्यादा देना है, क्योंकि उनका जो आने वाला समय होगा, वो हमें आगे वाली पीढ़ी जो हमारी आएगी, उसको जब हमारे नए बच्चे जन्म लेंगे, उसके लिए उनको तैयार करना है। और जब वो अभी से जब वो स्वस्थ होंगी और उन सब कुछ उनके अंदर किसी चीज की कमी नहीं होगी, तो आने वाला बच्चा भी आने वाले समय में जो भी, वो भी स्वस्थ होगा। और उसके लिए हमें अपनी बेटियों का अभी से ध्यान रखना है। इसके लिए जैसे कि उनको हरी साग सब्जियां, उनको फल फूल, हमें पुरुष अपने बेटों से ज्यादा उनका ध्यान रखना है, क्योंकि जब बेटियों के पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तो उसमें जो हमारे जो है ब्लड का लॉस होता है, उसमें 30 ml से लेके 180 ml तक ब्लड लॉस होता है। तो उसमें क्या होता है कि उनके अंदर खून की कमी होने लगती है, हीमोग्लोबिन का स्तर गिरने लगता है, और एनीमिया जैसी भयानक बीमारी की वो शिकार हो जाती है। अब आप सोचिए, अगर अभी से चीजें हो जाएंगी तो आने वाले समय में क्या होगा? तो अभी से अगर आप उनका ध्यान रखेंगे, और इसके लिए उनको आप हरी साग सब्जियां, फल फूल, न्यूट्रिशियंस वगैरह सब कुछ अगर आप देंगे, तो उनको बहुत लाभ इसका मिलेगा। और उसके साथ साथ हमारे जो आरसीएफ में है, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, ये उनके लिए वरदान है। तो हमें अपनी सभी महिलाओं, सभी बेटियों को न्यूट्रीचार्ज वुमेन अवश्य देना है, उनके शारीरिक सुदृढ़ और उनकी को अंदर से फिजिकली रूप से मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि हमारे न्यूट्रीचार्ज वुमेन में है 50 न्यूट्रिएंट्स, और उसमें डाले गए हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 13 मिनरल्स, 13 विटामिन, 13 फलों के रस के सत्व को उसमें डाला गया, 6 बोटानिकल्स है। इसी तरीके से उसमें ढेर सारे जो न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं, वो उनको कई तरीके से फायदे करते हैं। पीरियड से रिलेटेड जितनी सारी प्रॉब्लम है वो दूर करता है, बालों से रिलेटेड, नाखूनों से रिलेटेड, उनके हाथ पैर में, कमर में दर्द है, तो कई चीजों के लिए वो बहुत ध्यान रख, मतलब कि फायदा करता है। तो ना ही कोई उसका साइड इफेक्ट है, ना कुछ है, आप उसको आराम से दे सकते हैं। आप अपनी महिलाओं को खाने, कपड़े में थोड़ा कम महंगा कपड़ा देंगे, थोड़ा कम उनको चाट फुल्की ये सब चीजें देंगे तो भी चलेगा, लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक टेबलेट आप उनको अवश्य दीजिए। अभी से उनको फिजिकली रूप से आप सशक्त बनाइए, ताकि आने वाले समय में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो साथियों, ये सारे पॉइंट है। हमारी महिलाओं को अगर सच में महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण पे अगर ध्यान देना है, आगे बढ़ना है इस पे, ये सारे पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। 4 लाइनों के बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगी, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। और एक कविता है थोड़ी सी बस नारियों के ऊपर, तो मैं वो सुना के अपनी बात को यहाँ पे खत्म करूंगी। और आप सभी से अनुरोध है कि जहां भी महिलाएं आपको मिले, उनका सम्मान अवश्य करें, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, और उनको जो भी आपका सहयोग बन पड़े, हमारे पुरुष भाई अवश्य करें, ताकि हमारी महिलाएं आगे जाएं। और इस डायरेक्ट सेलिंग में जैसे मैंने बताया कि 63% महिलाओं की संख्या बढ़ने वाली है, तो वो अवश्य होगा। और उसके लिए सभी लोग अभी से तैयार रहें कि महिलाओं की बारी अब आने वाली है। तो अब मैं बस अपनी एक कविता के साथ अपनी बात को यहाँ पे खत्म करूंगी। ये महिलाओं को समर्पित है, और मैं जानती हूँ कि मेरी जितनी महिला बहनें हैं, वो सब लोग बहुत मजबूत हैं, बहुत ही सशक्त हैं, और बहुत ही, उनको अगर अवसर दिए जाए ना, तो बहुत आगे जा सकती हैं। तो चलिए, मैं उस कविता को सुनाते हुए अपनी बात को खत्म करती हूँ। जननी हूँ जीवन भी मैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं। जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं। सशक्त हूँ व साकार भी,
सशक्त हूँ व साकार भी हूँ मैं, नारी हूँ कमजोर नहीं। दर्पण हूँ व अक्स भी मैं, झुका सके मुझे झुका सके मुझे वो शख्स नहीं। स्वाभिमानी हूँ व आत्मनिर्भर भी मैं, स्वाभिमानी हूँ व आत्मनिर्भर भी मैं। टूट के बिखरूं अब वो वक्त नहीं। नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी मैं खुद में पूरी। नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी मैं खुद में पूरी। साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, पीछे हटना मुझे मंजूर नहीं, पीछे हटना मुझे मंजूर नहीं। तो इन्हीं कविता के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। और मैं सच में बताऊं, आज मुझे टाइम कम मिल पाया था, आज पूरा दिन मैं बिजी रही, लेकिन मैंने प्रयास किया जो मैं आप लोगों के सामने सब कुछ रख पाई हूँ। इसमें जो त्रुटियां हुई हैं उसके लिए मैं अपने गुरुदेव से क्षमा चाहूंगी। और अगली बार जब मुझे फिर से मौका मिलेगा, मैं इस पोर्टल पर अवश्य आऊंगी, जो भी नॉलेज मेरे पास है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। तो थैंक यू सो मच। आज मैं जो कुछ भी हूँ हमारे गुरुदेव, हमारे माता पिता, हमारे सभी लाइफ लाइन और हमारे सभी बड़ों के आशीर्वाद और सहयोग से हूँ। तो थैंक यू सो मच साथियों, आप लोग का ध्यान से हमें सुनने के लिए, इतना अपना टाइम देने के लिए।